नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 20 सितंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के शीर्षक क्या हैं। तो पहला शीर्षक है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन को जवाबदेह ठहराना। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय निगमों एवं अन्य व्यवसायों पर जो संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी समूह हैं, यानी मानवाधिकार से संबंधित नई रिपोर्ट्स जो प्रकाशित की गई है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ इसकी सहायता के लिए द्विपक्षीय निवेश संधियां, जिसे BIT कहेंगे, तो द्विपक्षीय निवेश संधियां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दायित्वों के अनुकूल है या नहीं है, पिछले क्या प्रयास किए गए, इन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। और इस TNC के अंतर्गत भारत के लिए क्या सबक है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैसे 9/11 के युद्धों ने दुनिया को बदल दिया। तो इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे जो 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका अलकायदा को हराने और तालिबान शासन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान आया। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे कि आगे का क्या भविष्य होगा। क्या ऐसे में कहीं चीन और अमेरिका के बीच अगला शीत युद्ध की दस्तक तो नहीं दे रहा है। इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। और अफगानिस्तान की बिसात पर अगर हम बात करते हैं कि रूस, अमेरिका, चीन, ईरान, पाकिस्तान, इवन अपने भारत के भी क्या निहितार्थ हैं, इन लोग कैसे यह देश इस पर अपना कंट्रोल स्थापित करेंगे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ यह भी बात करेंगे कि अमेरिका ने कहाँ गलतियां की, क्या वजह रही। अमेरिका पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वह तालिबान के सामने नतमस्तक हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं तालिबान की स्थापना अमेरिका ने ही की थी। इन सब बातों की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है सोशल इमोशनल लर्निंग, जिसे SEL कहते हैं। तो सोशल इमोशनल लर्निंग जो SEL है, तो शिक्षा के माध्यम से सहानुभूति, यानी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को शिक्षा के एक महत्व पहलू के रूप में बताया गया है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि यह जो भावनात्मक शिक्षा है या सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा जिसे SEL कहते हैं, ये क्या है, इसके क्या घटक हैं, यह कहाँ तक इस जो कह सकते हैं कोरोना नामक महामारी में लॉकडाउन के अंतर्गत जो बच्चों के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है, उसमें SEL का क्या योगदान रहेगा, किस प्रकार SEL के माध्यम से इन बच्चों को वापस इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए लाया जा सकेगा। तो इन सब बातों की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और जो अगला जो टॉपिक है, यानी चौथा टॉपिक है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट। यह जो है रिपोर्ट आ गई है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि सड़क दुर्घटनाओं की, रेल के द्वारा दुर्घटनाओं की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है क्या, इसका कार्य क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो अंतिम टॉपिक है वह हम बात करेंगे हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इसका जो है परीक्षण सफल रहा है, यह इसके अंतर्गत इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। भारत की रक्षा पंक्ति और मजबूत हो रही है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंतिम है वह है मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें आपको हम 2 प्रश्न देंगे, उसे आप लोग जरूर चेक करवाइएगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज का जो पहला है टॉपिक पेज नंबर 7 पे आया हुआ है, इसको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत GS के 3rd पेपर में डाल सकते हैं। तो होल्डिंग TNCs अकाउंटेबल, तो TNC को जवाबदेह ठहराना है। TNC मतलब क्या है, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, यानी इस प्रयास में द्विपक्षीय निवेश संधियों का उपयोग भी किया जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले यह कह सकते हैं कि इस लेख को, ये जो संपादकीय पृष्ठ आया हुआ है, इसमें बहुत 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें पहले तो हमको जानना होगा कि TNC क्या है और द्विपक्षीय निवेश संधियां क्या है। तो इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे। तो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन क्या है, तो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ही समान है, लेकिन इसमें बहुत कम अंतर होता है। यानी कई देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय निगम भी संचालित होते हैं और एक केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली इसमें
नहीं होती है। तो ये कह सकते हैं कि जो मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल, इसमें बस रंच मात्र का अंतर होता है। तो ये कंपनियां एक देश में शुरू हो सकती हैं, यह निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, और बाद में वे अन्य देशों में भी इसका प्रसार फैलाव कर सकती हैं। तो उनके पास उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए एक घर कंपनी नहीं है और एक नई कंपनी के रूप में यह शुरू होती हैं। तो इसी तरह से, तो इसलिए ट्रांसनेशनल कंपनी के पास सहायक कंपनियां, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि सहायक कंपनियां नहीं होती हैं, क्योंकि एक केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली उनके पास नहीं होती, जबकि मल्टीनेशनल कंपनी में इस तरह का होता है। और ये ऑपरेटिंग देश के मूल्य प्रणाली के प्रति वफादार नहीं हो सकते। यही कारण है कि बीच बीच में इसकी जवाबदेही मांग ली जाती है। तो ट्रांसनेशनल कंपनियां दुनिया भर में हैं और वे वैश्विक स्तर पर सही मायने में हालांकि काम कर रही हैं। अब बढ़ते हैं, द्विपक्षीय निवेश संधियां क्या होती है, बीआईटी क्या है। तो एक राज्य के नागरिकों द्वारा दूसरे राज्य में निजी विदेशी निवेश की शर्तों से संबंधित दो राज्यों के बीच यह क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौता है। तो इस संधियों का उद्देश्य यही होता है कि विदेशी निवेशकों के उपचार के लिए मानकों को सुरक्षित करके और मेजबान राज्य जहां पर यह स्थापित किया गया है में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है। और द्विपक्षीय निवेश संधियां अक्सर मेजबान राज्यों और निवेशकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रदान करती हैं। तो यह जो है द्विपक्षीय निवेश संधियों के बारे में। अब न्यूज का जो यह संपादकीय पृष्ठ है उससे संबंधित अगर विवरण की बात करते हैं तो मानवाधिकार ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन और अन्य व्यवसायों पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी समूह ने मानवाधिकार संगत अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौते पर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसकी वजह से यह चर्चा में आया। तो इसमें जो है यह राज्यों से यह निश्चित रूप से यह आग्रह करता है कि उनकी द्विपक्षीय निवेश संधियां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुकूल होनी चाहिए और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निवेशक होते हैं उनके कर्तव्यों पर यह जोर डालता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून में टीएनसी की जवाबदेही तो बनती ही है। तो इसके बारे में अक्सर सवाल उठते हैं कि यह जो है किस प्रकार कार्य कर रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे टीएनसी में कदाचार के कई मामले सामने आए हैं, जैसे जर्मनी में सीमेंस से जुड़े भ्रष्टाचार कांड। इससे पहले और भी प्रयास किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1975 में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय टीएनसी के लिए आचार मानकों को स्पष्ट करना चाहिए। तो इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में टीएनसी पर बहुपक्षीय आचार संहिता विकसित करने के लिए एक दुस्साहसिक प्रयास भी किया गया था। हालांकि विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के कारण 1992 में इसको जो है छोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद नव उदारवादी परियोजना की एक अभिन्न विशेषता आर्थिक वैश्वीकरण की ताकतों को संस्थागत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें अधिकार प्रदान करके और राज्यों पर दायित्वों को लागू करके सुरक्षा का वादा भी किया था। तो बीआईटी में यह संरचनात्मक जो विषमता थी, जो विदेशी निवेशकों को अधिकार प्रदान करती है लेकिन कोई दायित्व नहीं देती, तो इस तरह से निवेशकों की जवाबदेही की जो मांग होती है वह खारिज हो जाती है। हालांकि व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की 2011 में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद टीएनसी का जवाबदेह ठहराने के मुद्दे ने फिर से नया रूप लिया और 2014 की बात है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने टीएनसी और मानवाधिकारों से संबंधित अन्य व्यवसायों पर एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के विस्तार से बताने के लिए एक ओपन इंडेड वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई, यानी सभी के प्रति वह जवाबदेह हो, यह जो है प्रयास किया गया। और इस तरह से जो है यह इस रिपोर्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और तब से एक संधि विकसित करके और विदेशी निवेशकों को जवाबदेह बनाने के लिए अन्य तरीके भी खोजे जाने लगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत टीएनसी को जवाबदेह ठहराने के लिए बीआईटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह का और भी कई मामले हैं जो विदेशी निवेशकों की जवाबदेही तय करने का मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामले में आया, जिसको अरबाशर बनाम अर्जेंटीना ये 2016 में आया था।
तो ये 2016 में, जिसमें एक रियायत ग्राही शामिल था जो अर्जेंटीना में पानी और सीवरेज सेवाओं की आपूर्ति की देखभाल कर रहा था। इसमें एक स्पेनिश पर्यावरण प्रबंधन कंपनी की भी एक शेयरधारक थी जो अरबासर की। तो इस तरह से अर्जेंटीना ने 2001 में एक वित्तीय संकट को दूर करने के लिए आपातकालीन उपायों को अपनाया था। तो इस तरह से यह बीआईटी और टीएनसी यह जो है जवाबदेह होता है। अब इसमें भारत के लिए क्या सबक है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बीआईटी में भारत में चल रहे सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं या निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं। हालांकि यह सर्वोत्तम प्रयास कह सकते हैं एक पार्ट के रूप में है और वे टीएनसी पर बाध्यकारी दायित्व तो नहीं लगाते, लेकिन भारत को न केवल मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने जैसे अनिवार्य मुद्दों के लिए भी विदेशी निवेशकों पर सकारात्मक और बाध्यकारी दायित्व लागू करने चाहिए। जैसे नाइजीरिया, मोरक्को, बीआईटी जो विदेशी निवेशकों पर बाध्यकारी दायित्व लगाता है, जैसे कि उनके लिए अपने निवेश को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य बनाना। तो इस तरह से ये सब महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं। तो इन सुधारों से ही विदेशी निवेशकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बीआईटी का उपयोग करने और टीएनसी को हिसाब से रखने के लिए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा तैयार करने में मदद भी मिलेगी। तो यह जो है भारत के भी दृष्टिकोण से हमने देखा और काफी महत्वपूर्ण यह टॉपिक था। अब बढ़ते हैं दूसरा महत्वपूर्ण, ये भी पेज नंबर 7 पे आया है संपादकीय पृष्ठ पे। इसको जीएस के सेकंड पेपर आईआर में हम डाल सकते हैं। हाउ द 9/11 वॉर चेंज द वर्ल्ड, यानी जो 9/11 जो घटना थी कैसे विश्व को एकदम बदल दिया। तो इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। संदर्भ यही हमने लिया है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ने इस्लामवादी और इस्लामोफोबिक रणनीति को मजबूत किया है। तो यह जो है कह सकते हैं कि 26 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे की घटना आप लोगों ने सुना होगा। तो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत पर बमबारी हुई, जिसमें लगभग 200 अफगान और करीब 13 अमेरिकी नागरिक मारे गए। तो उस समय जब अमेरिका अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने का प्रयास कर रहा था, यह उस कह सकते हैं कि दुखद प्रमाण था। तो अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में यह गलत हो गया। तो इस तरह से 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका अलकायदा को हराने और तालिबान शासन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान गया और इस तरह से तालिबान शासन वहां से समाप्त हुआ और 20 वर्षों तक जो है यानी 20 वर्ष के बाद अफगानिस्तान से बाहर निकला। कौन? अमेरिका 20 वर्ष बाद बाहर निकला। लेकिन अफगानिस्तान से निकलते ही तालिबान फिर से एक्टिवेट हो गया और वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर वापस पाने का प्रयास करने लगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी, लेकिन अमेरिका के कुछ सीमित विकल्प हैं। अपने अफगानिस्तान में कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपना आधार खो दिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से कुछ गलतियां तो हुई हैं। तो अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं अमेरिकी अड्डे की मेजबानी करने से भी इनकार कर रहे हैं। अब ऐसे में यह जो है कह सकते हैं कि वहां पर जो खुफिया गतिविधियों पर इसका असर पड़ेगा। भले ही अमेरिका अफगानिस्तान में ड्रोन हमला करना चाहता हो, लेकिन उसे दूर से एकत्र की गई खुफिया जानकारी के आधार पर जो है खाड़ी से मशीनों को उड़ाना होगा। यदि अमेरिकी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में 2 दशक तक लड़ने के बाद भी आतंकवाद को नहीं हरा सका, तो वह खाड़ी में स्थित ठिकानों से तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान में उसका मुकाबला किस प्रकार करेगा। तो यह कहीं ना कहीं यह देखा जाए तो अगर यहाँ पर हमने इस तरह से बात की है कि अफगानिस्तान की सामर्थ्य पर कहाँ खड़े हैं या अफगानिस्तान की विसात पर अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर बात की जाए अफगानिस्तान, तो यह एक जमाने से विदेशी ताकतों के लिए मैदान जंग रहा है। चाहे जो भी हो, 19वीं सदी में मध्य एशिया पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन और रूस की जो दुश्मनी, जिसे द ग्रेट गेम कहा जाता था, उस ग्रेट गेम का यह मुल्क गवाह रहा है। तो लेकिन 200 साल बाद भी अफगानिस्तान एक बार फिर भयावह दौर से गुजर रहा है। शायद पहले से कहीं ज्यादा स्थिति खराब है अफगानिस्तान की।
तो यह जो है अफगानिस्तान ने जो कह सकते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया की, उसी घड़ी से तालिबान अपने को आगे बढ़ाने की रफ्तार तेज कर दी और इस तरह से धीरे धीरे करके अफगानिस्तान पर अपना पूरी पकड़ मजबूत कर लिया है तालिबान ने और अमेरिका को कह सकते हैं कि शिकस्त मिल गई है। अब हम एक एक करके जैसे रूस और तालिबान यहाँ पर बात की जाए कि तालिबान और रूस के क्या हैं। हालांकि इधर भी अगर विदेश नीति में देखा जाए तो तालिबान का झुकाव है रूस की तरफ, लेकिन एक समय में ऐसा था कि कहा जाता है कि ये विरोध में था। यानी शीत युद्ध के दिनों में जब सोवियत संघ हुआ करता था तो 1979 की बात है, अफगानिस्तान पर धावा बोला किसने? सोवियत संघ ने। और उसके सामने अफगान मुजाहिदीन थे। अब सोचिए किसके सामने? रूस के सामने अफगान मुजाहिदीन थे और उसकी सहायता कौन कर रहा था? अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान का उसे समर्थन हासिल था। लेकिन अब रूस का कहना है कि अफगानिस्तान में उसकी दिलचस्पी मध्य एशिया में अपने सहयोगी देशों की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने तक है और हमारा कोई इंटरेस्ट अफगानिस्तान को लेकर नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे मास्को के इरादे क्या हैं यह अभी तक साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है और यह इतनी आसानी से अफगानिस्तान को कोई भी भूल नहीं सकता है। यहां पर खनिज संसाधन यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण है। तो साल 2003 में तालिबान को आतंकवादी संगठन करार देने के बावजूद हाल के सालों में रूस ने तालिबान और अफगानिस्तान के दूसरे सरकार विरोधी धड़ों के साथ कई दौरे की बातचीत की, जिसमें अफगान हुकूमत के नुमाइंदे शामिल नहीं थे। इस तरह से अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार के नेताओं को केवल मार्च में कह सकते हैं, इस साल के जो मार्च में मॉस्को में आयोजित एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया था। तो इस तरह से थिंक टैंक का यही कहना है कि जो है रूस तालिबान की मदद कर रहा है। उसकी मदद केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि पैसे और इंटेलिजेंस के द्वारा भी तालिबान की मदद की जा रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य और उस समय शीतकालीन के समय रूस की स्थिति में, यानी उस समय तालिबान को तैयार अमेरिका कर रहा था, जो कि आज कितनी बड़ी भूल किया कि आज अमेरिका के खिलाफ वो खड़ा हुआ है। तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं। और चीन की क्या स्थिति है? अब अमेरिका सबसे ज्यादा अगर चौकन्ना है किसी से तो वो चीन से है। तो अब जो अफगानिस्तान में हालांकि चीन का जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वह आर्थिक हितों से ज्यादा, मतलब उसको आर्थिक हितों में उसकी ज्यादा दिलचस्पी है और खासकर वहां का जो आयनाक रीजन है तांबे के खनन को लेकर है। तो चीन इस बात को लेकर भी चिंतित है कि पश्चिमी सिंजियांग में सक्रिय इस्लामी गुट कहीं मजबूत ना हो जाएं। तो इस तरह से सिंजियांग में वीगर समुदाय के चरमपंथी गुटों और इस्लामिक पार्टी और तुर्किस्तान की गतिविधियों से चीनियों की दिलचस्पी अफगानिस्तान में चरमपंथी विरोधी अभियानों को लेकर है। हालांकि चीन अपनी सीमा अफगानिस्तान से कम ही लगती है, लेकिन उसके लिए यह परेशानी की बात है क्योंकि तालिबान पूरे मुल्क को अपने नियंत्रण में लेने जा रहा है और उसे डर है कि इस्लामी गुट और मजबूत हो सकते हैं और सीमा पार कर सकते हैं और सिंजियांग में भी मुसीबत को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं चीन। हालांकि चीन वहां पर अपनी BRI योजना को भी और तेजी से एक्टिवेट करना चाहता है और चीन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां के खनिजों पर उसकी नज़र है, चाहे वह लिथियम हो चाहे अन्य खनिज हो। तो अफगानिस्तान में जो अमेरिकी भूमिका क्या है, अब यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की भूमिका की चर्चा अगर किया जाए तो अमेरिका, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका का लोग जो थिंक टैंक हैं काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों इस तरह से मतलब हाथ खींच लिए। अफगानिस्तान से पीछे हटने का अमेरिकी फैसला एक बड़ी गलती है। अफगान मामलों के दूसरे लोग भी, जानकार लोग भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इस तरह से अमेरिकी सैनिकों का एक छोटा सा दस्ता भी तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए काफ़ी था। तो इस तरह से पूरी तरह से सेना को नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही अमेरिकियों ने पीछे हटना शुरू किया तालिबान तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों के कई पहलू हैं। एक तरफ अमेरिका को इस बात का एहसास भी है कि तालिबान के हाथ में पूरे निजाम के जाने से क्या खतरे हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि अफगानिस्तान चरमपंथी गुटों का अभ्यारण्य बन सकता है और पश्चिमी देशों को इससे निपटना होगा। तो इस तरह से तालिबान के अलकायदा के साथ
रणनीतिक रिश्ते बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अफगानिस्तान में रूस, चीन और ईरान की दखलंदाजी को भी सीमित करना चाहता है। और ईरान की जो अदृश्य उपस्थिति है यह भी चिंता का विषय है। तो ईरान की जो कि सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं और इस रास्ते से लोगों, नशीले पदार्थों, सशस्त्र गुटों की आमद रफ्त होती है। तो तेहरान और तालिबान के रिश्ते इन्हीं चीजों से तय होते हैं। तो अफगान और अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर तालिबान को मदद पहुंचाने का कई बार आरोप लगाया है और उनके आरोपों के केंद्र में ईरान का यह जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड रहा है। तो यह जो है आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान की स्थिति अगर बात की जाए तो यहां पर पाकिस्तान की जो भूमिका है, पाकिस्तान क्या चाहता है, तो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी ने पाकिस्तान को एक अजीब गरीब स्थिति में डाल दिया है। क्योंकि दोनों मुल्कों की जो सीमा है करीब 2400 किलोमीटर सीमा है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। अतीत में दोनों के संबंध बेहतर उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के संकट का कोई स्पष्ट राजनीतिक समाधान नहीं निकलता तो पड़ोसी देश के घटनाक्रम से पाकिस्तान भी अछूता नहीं रह जाएगा। तो यही सब बातें, हालांकि पाकिस्तान खुश है, तालिबान समर्थित है वह, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें अमेरिका की, तो बुश प्रशासन ने भी अपने अफगान आक्रमण की गलतियों से नहीं सीखा। तो ओबामा प्रशासन ने भी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा इराक पर आक्रमण की गलतियों से भी नहीं सीखा। इसी तरह से 2011 में नाटो ने लीबिया में एक और शासन परिवर्तन शुरू कर दिया। तो यूएस का मानना था कि अपने श्रेष्ठ सैन्य बल के साथ वह शासन को गिरा सकता है, राजनीतिक व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित कर सकता है और दुनिया का पुनर्निर्माण कर सकता है। इसने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया के शासन को समाप्त किया, मतलब वहां पर जो था। लेकिन यह इस बात से अनजान रहा कि इसके बाद की आने वाली, देखिए, युद्ध करके वहां पर अपने अधिकार स्थापित कर लेना, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां होती हैं उससे कैसे निपटेगा। अफगानिस्तान को 20 साल तक देखा, आज इराक में भी देखिए वही अशांति फैली हुई है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका गलतियां कर रहा है। जिस प्रकार शीत युद्ध का जो प्रथम चरण था, अमेरिका और रूस की स्थिति थी, वह अब आगे जो भविष्य में दिख रहा है कहीं चीन और अमेरिका के साथ ना हो जाए इस तरह से। तो यह भू राजनीतिक कह सकते हैं, एक तरह से झटका हो सकता है, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित जो खतरा है यूएस को वह भुगतना पड़ा है कि वह भू राजनीति में, जब अमेरिकी मुस्लिम दुनिया में व्यस्त था, चीन लगातार अपनी आमद रफ्त बढ़ा रहा था। जब तक अमेरिका ने महसूस किया कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से चीन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान में युद्ध हार चुका था। अल-कायदा अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया था, जिसे राष्ट्रपति बाइडेन ने इसको कहा था मेटास्टेसाइज्ड खतरा कहा था। विभाजनकारी जातीय राष्ट्रवादी और इस्लामोफोबिक राजनीति घर पर मजबूत हो गई थी और एक ध्रुवीयता का क्षण बीत चुका था। तो इन भारी चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान को उनकी जीत की अनुमति देते हुए अफगानिस्तान में युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया और इसने आतंक के खिलाफ युद्ध को अनिश्चित बना दिया और अमेरिका के रणनीतिक फोकस में एक पुनरुत्थानवादी चीन कह सकते हैं कि और एक बदलाव का कारण बना। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि युद्धों का जो युग था वो समाप्त हो गया, जो नव रूढ़वादी शासन परिवर्तन विदेश नीति का आधिकारिक अंत है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका ने कई गलतियां की, यानी इसका मतलब ये हो ही सकता है कि अमेरिका का जो वैश्विक आधिपत्य है वो खत्म हो गया है। अमेरिका को अब अतीत में जो कह सकते हैं फिर से उसने वापसी की है। शीत युद्ध के दौरान जब 70 के दशक में अगर बात करें तो उस समय विशेष रूप से यूएसए के लिए एक बुरा दशक था, क्योंकि 1975 में वियतनाम से उसको हटना पड़ा था, जिससे कि कम्युनिस्टों को देश को जीतने और एकजुट करने की अनुमति मिली। और 1978 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों ने सत्ता संभाली और ये भी रूस की एक गलती रही है। तो 1979 में अमेरिका ने ईरान को भी खो दिया। आज ईरान और अमेरिका के संबंध आप लोग जानते ही होंगे। इस तरह से 1979 के अंत तक अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के कारण यूएस कार्रवाई में वापस आ गया। तो इस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान में करारी हार का सामना करने के बाद निकट भविष्य में एक और प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप शुरू करने के लिए अनिच्छुक हो सकता है। निश्चित तौर पर अमेरिका के पीछे हटने और उसकी कमजोरी की धारणा ईरान, रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों का हौसला बढ़ाएगी, लेकिन यूएस को नव रूढ़िवाद से यथार्थवाद की ओर लौटने में कि वह
कोशिश पूरी तरह से करेगा तो आगे की राह यही हो सकती है कि अब यूएस जो है नव रूढ़िवाद से यथार्थवाद की ओर लौटने की कोशिश करेगा और अपने प्रतिद्वंदियों विशेषकर चीन के लिए गलतियों की वह प्रतीक्षा कर सकता है, जैसे सोवियत संघ ने की थी। वियतनाम ने अमेरिका की हार से उत्साहित होकर 1975 में जब अमेरिका वियतनाम से हार गया था, एक तरह से कह सकते हैं वापस आ गया था, ऐसे में जो है उत्साहित होकर रूस जो है पूरी तरह से अफगानिस्तान पर अपनी पैठ बना लिया और यही रूस की गलती थी और उसके बाद रूस बिखर गया, धीरे धीरे रूस समाप्ति की ओर चला गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चीन भी अगर इस तरह की गलती करता है तो उसी का वह इंतजार करेगा अमेरिका। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है पूरी तरह से कि अमेरिका समाप्त हो गया है, वह वेट कर रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, यह भी पेज नंबर 7 के संपादकीय पृष्ठ पे आया हुआ है। इसको पॉलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोशल इशू से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यह जो है इसका संदर्भ है सोशल इमोशनल लर्निंग, यानी SEL है क्या। तो भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये आपको पता ही है, उसमें सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा यानी सोशल एंड इमोशनल जो लर्निंग है को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू इसके बारे में बताया गया है। तो जो SEL है, भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने और सामाजिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से सीखने की यह एक प्रक्रिया है। तो यह जो है SEL एक समान रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यह संचार, सहयोग, महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता जैसे कौशल का समर्थन करती है। तो यहाँ पर बात आती है कि ये SEL है क्या, यानी सोशल इमोशनल लर्निंग क्या है। तो यह एक शिक्षा अभ्यास है जो स्कूल के पाठ्यक्रम में सामाजिक भावनात्मक कौशल को एकीकृत करता है और इस तरह से शिक्षक और छात्र के बीच में एक भावनात्मक लगाव का विकास करता है। तो SEL मानव विकास, स्वस्थ संबंध बनाने, स्वयं और सामाजिक जागरूकता रखने, समस्याओं को सुलझाने, निर्णय लेने का अधिकार, इन सब को वह करता है। तो इस तरह से सोशल इमोशनल लर्निंग जो है, इसके घटक क्या हैं? इसके 5 मुख्य घटक हैं, जिसमें क्या है? आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, जिम्मेदार निर्णय लेने और संबंध कौशल। तो किस प्रकार शिक्षक अपने छात्र के प्रति इस तरह का इसके माध्यम से, SEL के माध्यम से वह बच्चों का विकास करता है। तो इसमें जो 5 मुख्य घटक हैं, आत्म जागरूकता यानी स्वयं की जागरूकता के माध्यम से भावनाओं का ज्ञान रखने और सकारात्मक, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि नकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करने का यह कौशल है आत्म जागरूकता। आत्म प्रबंधन, जिसे स्व प्रबंधन भी कह सकते हैं, तो स्वयं की भावनाओं को नियंत्रित करना है, यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए स्वयं के बिहेवियर के निगरानी करने की क्षमता को आत्म प्रबंधन कहते हैं। यानी कि उसमें जो है अपना कैसा आपका व्यवहार है, आप अपने छात्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार रख रहे हैं, उससे भावनात्मक लगाव आपका है कि नहीं, इन सब बातों का यह आत्म प्रबंधन के द्वारा। फिर सामाजिक जागरूकता, तो सामाजिक जागरूकता में अन्य लोगों की भावनाओं, सामाजिक स्थितियों, परिस्थितियों के बारे में जागरूकता रखने की, यानी अन्य लोगों को बताएं कि वर्तमान परिस्थिति क्या है। जैसे वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो स्कूल, कॉलेजेस सब बंद पड़े थे, तो ऐसे में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, अपने छात्रों का मनोवैज्ञानिक विकास वह कैसे कर सकता है। फिर जिम्मेदार निर्णय लेने की, तो यह जो सोशल इमोशनल लर्निंग है, समस्याओं को हल करने और स्वयं को जवाबदेह ठहराने की क्षमता के रूप में इसमें क्या होगा, एक ठोस निर्णय लेने को प्राथमिकता देता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वह है संबंध कौशल, यानी रिश्तों की अहमियत को बढ़ावा देता है और उनके भीतर संवाद करने के कौशल के रूप में इसे परिभाषित करता है। तो ये जो विचारधाराएं हैं, छात्रों को स्कूल प्रणाली में अपने समय के दौरान और बाद में सामाजिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती हैं। तो SEL स्कूल, परिवार, समुदाय भागीदारी का उपयोग करता है ताकि युवा और वयस्क समान रूप से कक्षा से परे SEL की प्राथमिकताओं को जारी रख सकें, यानी स्कूल समाप्ति के बाद भी वह अच्छे कार्य कर सकें। अंततः SEL सुनिश्चित करता है कि छात्रों के पास कम सामाजिक और भावनात्मक तनाव के माध्यम से अपने अकादमिक प्रदर्शन में सुधार करने की नींव है।
तो एसईएल के बारे में जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक शिक्षा के लिए सहयोगी, तो वह आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, संबंध कौशल और जिम्मेदार निर्णय लेने के, यही सब हमने आपको बताए। तो ये घटक इसलिए बनाए गए ताकि स्कूल प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य और रूपरेखा हो। इसके लिए CASEL यानी कक्षाओं की, स्कूलों, परिवारों और देखभाल करने वाले समुदायों के विभिन्न स्तरों पर एसईएल को लागू करने के सर्वोत्तम तरीकों को भी परिभाषित करता है। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो इसमें यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौजूदा जो मॉडल हम लोग अपना रहे हैं उससे सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रासंगिक रूप से अनुकूलित करना होगा। तो इस तरह से इसमें स्कूल में मूल रूप से एसईएल को स्वविज्ञान कक्षाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम में इसे शामिल करना होगा। एसईएल को स्कूल संस्कृति के केंद्र में रखता है। तो इस तरह से हमारे समुदायों, संस्कृतियों और सामाजिक स्तरों पर शिक्षा में एसईएल को स्थायी रूप से कैसे शामिल करना पड़ रहा है, एक प्रारंभिक बिंदु भारतीय एसईएल ढांचे से अंतर्दृष्टि पर विचार करना होगा। एसईएल की जो प्रथाओं का आवेदन छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर आधारित होना चाहिए। कार्यवाहकों और शिक्षकों की एसईएल रणनीतियों को एक दूसरे के साथ संरेखित करना चाहिए। दीर्घकालिक सफलता के लिए एसईएल को वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है, जबकि नीतियां दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। तो आगे बढ़ने में एक बड़ी चुनौती पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। क्योंकि पहले क्लास कैसे होती थी, आज ऑनलाइन के जरिए पढ़ना है। ऑनलाइन की वजह से कितने बच्चे अवसादग्रसित हो जा रहे हैं, कितने बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट हो जा रहा है, स्कूल छूट जा रहे हैं। सब लोगों तक, कुछ लोगों में तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कईयों के पास मोबाइल फ़ोन या टैब जैसी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में अभी धीरे धीरे अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। और लॉकडाउन ने एक अनपेक्षित रीसेट प्रदान किया है, जिसने सकारात्मक बदलाव का अवसर प्रदान किया है और एक सतत विकास लक्ष्य की रूपरेखा के रूप में नीति निर्माताओं को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य के परिवर्तन समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्राथमिकता दें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दें और महत्वपूर्ण रूप से व्यक्तिगत योगदान देने की जिम्मेदारी हमसे, यानी हर एक की जिम्मेदारी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना आवश्यक है। तभी एसईएल के जरिए हम छात्रों को एक उचित मार्गदर्शन कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है, पेज नंबर 1 पे आया हुआ है, इसको पॉलिटी से भी कर सकते हैं। और यह जो है 1.2 लाख डेथ इन रोड एक्सीडेंट इन 2020 NCRB रिपोर्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 आई है। इसमें यह दिया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित लापरवाही के कारण 1.2 लाख मामले दर्ज किए गए। सोचिए, कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद भी हर दिन औसतन 328 लोगों की जानें गईं। यानी कि अब सोचिए, लॉकडाउन के तहत सारे जो है परिवहन सब कुछ बंद थे, ऐसे में भी देख रहे हैं कि 328 लोगों की जान गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन भी नहीं किया। हालांकि यह तो एक अलग बात है, लेकिन यह मृत्यु क्यों हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कई कारण अगर बात किया जाए तो जैसे कि सड़क की जो व्यवस्था है हमारे देश में, हालांकि निर्माण कार्य लगातार जारी है, तो यह जो है अभी पूरी तरह से जिलों को ग्रामीण क्षेत्रों से पूरी तरह से ठीक से जोड़ा नहीं जा सका है। और भारत की जो जलवायु गतिविधियां हैं, जलवायु परिस्थितियों के कारण भी सड़कों का विकास अभी उस ढंग से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सड़कों पर इस दुर्घटनाओं के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने कि सड़क दुर्घटनाओं संबंधित लापरवाही के कारण होने वाली मौतों में 3 साल में 3.92 लाख लोगों की जान गई है। अब सोचिए, 2020 में 1.2 लाख, 2019 में 1.36, 2018 में 1.35। हालांकि इसके एवरेज में देखा जाए तो कम, लेकिन यह लॉकडाउन का समय था। सोचिए, लॉकडाउन ना होता तो इन आंकड़ों को यह पार कर जाता। तो यह जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट से यही पर पता चलता है कि हिट एंड रन का भी केस 1.35 लाख मामले दर्ज किए गए, जिसमें अकेले 2020 में 41,000 मामले, 19 में जो है 47,000,
18 में 47,028। तो लोग लापरवाही से भी चलते हैं, लोग सड़क कानून का जो नियम कानून का पालन भी नहीं करते हैं। ऐसे में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से पिछले एक साल में देश भर में हर दिन औसतन हिट एंड रन के 112 मामले सामने आए हैं। तो लापरवाही या लापरवाही से वाहन चलाने से चोट लगने के मामले में भी 2020 में 1.3 लाख, 2019 में 1.60 लाख, 2018 में 1.66 लाख था। तो यह फैक्ट बेस थोड़ा सा हो गया है, इसे ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है? तो यह इसकी स्थापना 1986 में अपराधियों की सूचना के संग्रह के रूप में टंडन समिति की राष्ट्रीय पुलिस कमीशन तथा गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स को दी गई सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो यह गृह मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है और इसका उद्देश्य यह है कि पुलिस थाना स्तर पर विभिन्न स्तरों पर पुलिस कार्यालयों में प्रक्रियाओं एवं कार्यों को जो है स्वचालित करते हुए पुलिस कार्य प्रणाली को नागरिक मैत्रीपूर्ण, पारदर्शी, जवाबदेह बनाना है। और इस तरह से जो है सड़क मार्ग इन सब के डेटा को भी इकट्ठा करना, सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं को जो है सुरक्षा प्रदान करना है। तो यह इसका उद्देश्य है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, एंटी टैंक मिसाइल कंप्लीट ऑल ट्रायल, यानी एंटी टैंक मिसाइल जो कि हेलिना, इसने सभी परीक्षण पूरे कर लिए। तो यह पेज नंबर 10 पे आया हुआ है। इसको जीएस के 3rd में भी डाल सकते हैं, रक्षा अध्ययन के अंतर्गत भी डाल सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी डाल सकते हैं। तो हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो यह जो है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है, ने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं। और इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की प्रयोगशाला ने डेवलप किया है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी लागत 1 करोड़ से कम होने की उम्मीद है और शुरुआत में 500 मिसाइलों और 40 लॉन्चरों की आवश्यकता होगी। तो हेलिना क्या है? एक तीसरी पीढ़ी का एक फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ क्लास ATGM है, जो स्वदेशी उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर पर लगाया गया है। तो इसकी जो न्यूनतम सीमा है 500 मीटर और अधिकतम 7 किलोमीटर है। तो इसके साथ ही ध्रुवास्त्र नामक एंटी गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग जानते हैं एंटी गाइडेड मिसाइल क्या है। और यह जो है तो एंटी गाइडेड, जिसे एकीकृत गाइडेड मिसाइल जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी, यह ध्यान रखेंगे। और इस तरह से जो है इसके अंतर्गत और भी 5 मिसाइलें हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। यह सब जो है एंटी गाइडेड मिसाइलों के ही अंतर्गत यह आती हैं। नाग मिसाइल जो कि तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित यानी एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसे DRDO ने जो है डेवलप किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। और यह सभी मौसम तथा रात दिन किसी भी समय कार्य करने में सक्षम होती है। और इसमें कम से कम 500 मीटर और अधिकतम 4 किलोमीटर, जबकि हेलिना में क्या हो गया है 7 किलोमीटर की बात की जा रही है। तो इस तरह से नाग को स्थल और वायु आधारित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। और हेलिना और ध्रुवास्त्र जो हैं, तो यह भी तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी नाग मिसाइल सिस्टम के हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण हैं। तो इस मिसाइल में प्रणाली का जो प्रक्षेपण दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है। किसमें? हेलिना में भी। और उसमें यही बस अंतर है, बताया ना कि वो 4 किलोमीटर था, इसका जो है 7 किलोमीटर तक है। ये ध्यान रखिएगा। और यह भी स्वदेशी है। इस मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो हेलिना और ध्रुवास्त्र जो है डायरेक्ट हिट मोड के साथ टॉप अटैक मोड दोनों को लक्ष्य बना सकते हैं। तो टॉप अटैक मोड क्या होता है? इसमें मिसाइल लॉन्च होने के बाद तीव्र गति से एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और फिर नीचे की तरफ मुड़कर निर्धारित लक्ष्य को भेदता है। और डायरेक्ट हिट मोड, इसमें मिसाइल कम ऊंचाई पर जाकर सीधे लक्ष्य को भेदता है। तो ये सब इसकी खासियतें हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। हमने 2 प्रश्नों को लिया है। इन्हीं खबरों में से ही अफगानिस्तान अमेरिका शक्ति का अंत नहीं है और यह नए अमेरिकी चीन शीत युद्ध की शुरुआत है, इसका विश्लेषण करें। तो यह जो है यह कहा जा रहा है कि अमेरिका वेट कर रहा है कि चीन गलती करे। जैसे रूस ने, हम बताया नहीं आपको कि 1975 में
रूस को यही लगा कि अमेरिका पूरी तरह से हार चुका है वियतनाम से और कमजोर है। ऐसे में तुरंत रूस ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। तो ऐसे में फिर से अमेरिका ने पूरी तरह से वहाँ के जो स्थानीय थे, हालांकि कहा जा सकता है तालिबान टाइप के थे, उन मुजाहिदीनों को उन्होंने सहायता की और इस तरह से रूस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला गया। और इसी चीज़ की जो है अब कह सकते हैं नया शीत युद्ध में अमेरिका चीन का वेट करेगा और वह गलती करे तुरंत अमेरिका उसे दबोचने का प्रयास करेगा। दूसरा प्रश्न है सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा, जिसकी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि बिना इसके शिक्षा कह सकते हैं कि पंगु है। तो यहां पर एक 150 शब्दों में है और एक 250 शब्दों में है, तो इसको लिखने का प्रयास करिएगा। ड्राफ्टिंग की वही है कि 3 भागों में उत्तर को बांटिए, भूमिका, मध्य भाग में विवरण और अंत में निष्कर्षता आपको लिखना है और सकारात्मक निष्कर्ष लिखने का प्रयास करिएगा। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।